आज स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय मंडल एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस बजट 2022 के परिचर्चा के कार्यक्रम में मैं स्वामी विवेकानंद स्वाध्याय मंडल की समिति को अपनी कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। सम्मानित मंच, इस सामाजिक विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र सर, अभी हम लोगों ने बजट पर चर्चा करते हुए एक अर्थशास्त्र के विद्वान को सुना और बहुत ही बारीकियों से उन्होंने इस बजट की जो मुख्य बातें हैं, जो गूढ़ बातें हैं, उनको बताने का प्रयास किया। बंधुओं, ये जो बजट है 2017 से 1 फरवरी को पहली बार अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे, तब ये बजट उससे पहले फरवरी के अंतिम महीने को पारित किया जाता था। लेकिन अरुण जेटली जी ने फरवरी के प्रथम माह में प्रथम दिन 1 फरवरी को बजट पेश किया और तब से ये परंपरा बनी आ रही है कि बजट जो है 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा। इस बजट में का जो संपूर्ण पूंजी की बात को देखा जाए तो 39.45 लाख करोड़ का यह बजट पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो है इस बार के बजट को, चूंकि हम आजादी के 75वां वर्ष मना रहे हैं, तो इस बजट को अमृत बजट के रूप में, हम अमृत वर्ष, अमृत काल के रूप में इस बजट को रखा गया है। और हमारी जो वित्त मंत्री महोदया थी, उन्होंने बताया कि ये जो अमृत काल का जो समय होगा, यह आजादी के 75वें वर्ष से लेकर आजादी के 100वें वर्ष तक का जो काल होगा, उसको हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे। और यह जो है हमारे देश को जब आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, उस समय देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में पूरे विश्व में इसका एक स्थान होगा। उस दृष्टि को रखते हुए बजट को पेश किया गया। जैसा कि हमारे प्रवक्ता ने बताया कि ये बजट जो है, अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन उन चुनावी फुलझड़ियां जो पूर्व काल में छोड़ी जाती थी, उनको ध्यान में रखकर यह बजट नहीं किया गया है। इस बजट का निर्माण हम आने वाले जो समर्थ भारत की बात करते हैं, समृद्ध भारत की बात करते हैं, स्वस्थ भारत की बात करते हैं, उस भारत का निर्माण कैसे होगा, उसको ध्यान में रखकर इस बजट का निर्माण किया गया है और इस बजट को किया गया है। बंधुओं, जब 2014 में सरकार बनी, यह कोई एक पहली बार ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है कि चुनावी जो फुलझड़ियां छोड़ी जाती थी राजनीतिज्ञों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, सरकारों के द्वारा, और उन फुलझड़ियों से जनता मोहित होकर, सरकारों के प्रति लालायित होकर और अपना मतदान का प्रयोग करती थी। लेकिन इस 2014 की सरकार के बाद से आज तक ऐसे कई निर्णय लिए गए जो चुनाव को देखकर निर्णय नहीं लिए जा सकते, जिनको आप सभी जानते हैं। उन पर चर्चा करने का ये समय भी नहीं है। फिर कभी विषय मिलेगा तो, समय मिलेगा तो उस पर चर्चा भी की जा सकती है। चर्चा करनी भी चाहिए कि राजनीति की दिशा क्यों बदल रही है, और उसके बाद भी देश जो है, अगर सर्वोपरि मानकर राजनीति करने लगेंगे तो देश कहां पहुंचेगा, किस दिशा में जाएगा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। इस बार जो बजट पेश किया गया है, उस बजट को 7 आधारों पे विभाजित किया गया है। मतलब विकास के 7 इंजन की बात हमारी वित्त मंत्री ने की है। वो जो 7 आधार हैं, सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और मालवाहन, ये जो 7 हमारे प्रधानमंत्री गति शक्ति जिसका नाम दिया गया, और इस प्रधानमंत्री गति शक्ति
के जो 7 बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर, इन क्षेत्रों को विकसित करके हम समृद्ध भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं, जिसको हम इस बजट में दिखाई पड़ता है। बंधुओं, इस बार के बजट से 5 साल में 30 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा और 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। यह इस बजट का जो मुख्य बिंदु रहा है। पूरी जनता के सामने ये प्रश्न होता है, हमारी जनता सोचती है कि आने वाला बजट जो है किस प्रकार का होगा, हमको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, हमने इस बजट को 15 बिंदुओं में विभाजित किया है। जो पहला बिंदु है, सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले, व्यवसाय के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को टैक्स की प्रति बहुत चिंता होती है। जैसे बजट पास होता है, अगली बार से वो फिर टैक्स के लेकर चिंतित हो जाते हैं कि शायद अगले बजट में हमको टैक्स में राहत मिले। और इस बार तो ज्यादा ही चिंतित थे क्योंकि चुनावी माहौल था और उस चुनावी माहौल में सभी व्यक्तियों की, जो चाहे वो सर्विस करने वाले हों या व्यवसाय करने वाले हों, इन सब की दृष्टि थी कि टैक्स में हमको छूट मिलेगा। और सरकार ने बड़ा हिम्मत का काम किया है, कलेजा अपना मजबूत किया है, अपने हृदय को मजबूत करते हुए उसने टैक्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया है। राष्ट्र के हित के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि हम इस निर्णय से कौन कौन लोग नाराज होंगे और अन्य राजनीतिक जो विपक्षी पार्टियां हैं वह किस रूप में इनको परोसेंगी जनता के सामने। इस बात की परवाह के बिना सरकार ने ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि टैक्स में वो किसी प्रकार की छूट नहीं दे रही है। दूसरी जो चीज है, थोड़ा सा कर्मचारियों की जो पेंशन थी उस पे जो टैक्स लगते थे, उस टैक्स को जो है में गवर्नमेंट ने छूट दिया है। ये एक राहत की बात है। तो तीसरा जो टैक्स के मामले में, क्रिप्टो करेंसी, भारत में इसकी मान्यता अभी भी नहीं है, लेकिन अब हम मान सकते हैं कि मान्यता है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पे सरकार ने 30% का टैक्स लगाया है। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि मैं इसको, दुविधा में है सभी लोग कि क्या क्रिप्टो करेंसी को उन्होंने मान्यता दे दी, तो अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर टैक्स ले रहे हैं तो मान्यता मिल गई होगी क्रिप्टो करेंसी पे। जो आईटीआर में गड़बड़ी होती थी उसको सुधारने के लिए सरकार ने आईटीआर फाइल करने वाले लोगों को 2 वर्ष के लिए मौका दिया है कि आप 2 वर्ष तक उस गलतियों को सुधार करके पुनः आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है। और सहकारी संस्थाओं पर टैक्स घटाकर 15% कर दिया गया है और कारपोरेट टैक्स जो पहले ये 18% हुआ करता था उसको अब 15% किया गया। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज 12% से 7% किया गया है। कारपोरेट टैक्स पहले 1 करोड़ की कमाई पर लगता था, अब जो है 10 करोड़ की कमाई पे कारपोरेट टैक्स लगेगा। ये सरकार ने एक बिजनेस करने वाले, व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए थोड़ी सी राहत दी है। जो दूसरा बिंदु मैंने तय किया था वो बैंकिंग के सेक्टर को, कि बैंकिंग के क्षेत्र में सरकार ने क्या ये बजट के लिए किया है। तो देश के जो 75 जिले, जैसा कि मैंने बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश में हम धूमधाम से मना रहे हैं। तो इस वर्ष सरकार ने इस बजट में एक योजना लाई है कि हम 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक की स्थापना करेंगे। ऐसी सरकार की घोषणा हुई है और इस बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है। आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी जारी करेगी। डिजिटल करेंसी आप सभी जानते हैं कि रुपए, हम जिस प्रकार से अपने जेब में, पॉकेट में रुपए लेके चलते हैं, उस तरह से मोबाइल में आज हमारे पास रुपए हैं और उससे हम अपनी परचेजिंग और सारी चीज कर सकते हैं। उसी तरह से वो डिजिटल करेंसी को भी आरबीआई जारी करेगी और उसको हम डिजिटली ट्रांसफर करके उपयोग कर सकते हैं उसको। दूसरा जो बैंकिंग सेक्टर में हमारी सरकार ने इस बजट में किया है, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जो है उनको मूल बैंकिंग से जोड़ेंगे। पोस्ट ऑफिसों को, 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को मूल बैंकिंग की सेवाओं से जोड़ा जाएगा और उनको और आधुनिक बनाने की प्रक्रिया पे जोर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस ट्रांजैक्शन को आसान बनाने की बात की गई है इस बजट में। पोस्ट ऑफिस एटीएम को और अधिक विस्तृत करने की, बढ़ावा देने की और जगह जगह उसको खोलने की योजना सरकार की है।
राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद भी देने का प्राविधान बैंकिंग सेक्टर को किया गया है। ये सरकार का जो है बैंकिंग सेक्टर में जो बजट है उसके लिए प्रावधान है। जो तीसरी बात है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जैसा कि हम सभी अभी हमारे पूर्व के वक्ता ने बताया कि इस कोरोना महामारी के कारण पूरी देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। लोगों के पास अनेक प्रकार के समस्याएं हुई, शारीरिक रूप से समस्याएं तो हुई ही, पोस्ट कोविड इम्पैक्ट के कारण भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो सरकार ने एक जो आयुष्मान भारत की योजना है गरीबों के लिए, उस योजना को और तेजी से विकसित करने की बात की है और हर गरीब तक यह योजना पहुंच जाए, इसके लिए एक टीम बना के काम करने की बात की गई है कि इस बजट में प्रावधान किया गया है। टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को नेशनल लेवल पे कार्य करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करने की बात, जो इस कोविड के काल में जो समस्याएं उत्पन्न हुई है मेंटल सेक्टर में, लोग तनाव के कारण, इस कोविड के कारण अनेक प्रकार के तनाव को झेलने पे मजबूर हुए हैं, उससे उनके मानसिकता पर गलत प्रभाव जो पड़ा है उसको निपटने के लिए सरकार ने नेशनल लेवल पे एक योजना तैयार की है कि इस बजट में उससे निपट लिया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलपमेंट करने की बात सरकार ने की है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। बंधु, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में भी सरकार ने बहुत बड़ा इस बजट में काम की है। जो अगला बिंदु मेरा एम्प्लॉयमेंट है, जो 5 वर्ष में 60 लाख नौकरी देने की बात इस बजट में की गई है और आत्मनिर्भर भारत के तहत लगभग 30 लाख नौकरी, तो 90 लाख नौकरियों की बात इस बजट में की गई है। और PLI स्कीम के द्वारा 14 क्षेत्रों से जो है नौकरी की व्यवस्था करने की बात की गई है। 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना पे व्यक्त किया गया है और जहां उत्पादन की संभावना होगा वहां पे भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। तो रोजगार पे सरकार का बहुत बड़ा फोकस है इस बजट में। डिजिटलाइजेशन पे भी सरकार ने अच्छा काम किया है इस बजट में। जो प्राइवेट सेक्टर को और IIT को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। ई पासपोर्ट, जो मैं टूरिज्म सेक्टर का विद्यार्थी हूं, तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण एक और सराहनीय कार्य है कि सरकार ई पासपोर्ट जारी करेगी और इस पासपोर्ट में जो पासपोर्ट होल्डर होगा उसकी संपूर्ण इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में मौजूद रहेगी। ई स्टेशन बनाए जाएंगे। ई स्टेशन मतलब ई चार्जिंग स्टेशन की परिकल्पना जो पहले की जा रही थी उसको इस बजट में सरकार ने मूर्त रूप दिया है और हाईवे पे ई चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। उन चार्जिंग स्टेशनों पे केवल चार्जिंग की व्यवस्था नहीं, अगर किसी के पास समय कम है तो वो व्यक्ति जो है वहां से बैटरी का आदान प्रदान भी करके अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर सकता है। ऐसी व्यवस्था करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित किया जाएगा, इस पे भी सरकार का जोर है। 5G मोबाइल सेवा, जो डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है, कि 5G मोबाइल सेवा को विकसित करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और पूरे देश को 5G नेटवर्क से जोड़ने के लिए गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना है और गांवों को इंटरनेट, हाई स्पीड का इंटरनेट की फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी ताकि गांव में रहने वाले लोगों को विकास की कड़ी से जोड़ा जा सके। डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। डेटा सेंटर का मतलब जो हम अपने ATM कार्ड यूज करते हैं, जैसे मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड का डेटा जो है विदेशी कंपनियां हैं वो बाहर के देशों में एकत्रित करती हैं। उस डेटा को सरकार ने कहा कि नहीं, अब ये इस तरह के डेटा जो है हमारे उपभोक्ताओं को, हमारे देश के नागरिकों का डाटा बाहर के देशों में नहीं जाएगा। आप डेटा सेंटर हमारे देश में बनाइए और यहीं पे डेटा सेंटर बना के यहीं पे उस सेक्टर के माध्यम से आप अपने कार्ड को संचालित करिए। तो ये बड़ा एक अच्छा परिवर्तन होगा। गांव को इंटरनेट से जोड़ने की जो योजना है ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। किसान एक बड़ा मुद्दा था पूरे देश के लिए।
पूरे 1 साल तक लगभग किसानों का आंदोलन चला। सरकार ने देश का प्रधानमंत्री यह कहते हुए संसद से पारित बिल को वापस करना पड़ रहा है कि मैं कुछ किसान भाइयों को अपनी बातों को समझा नहीं सका। और ये कितनी बड़ी बात है कि समझा न पाने के कारण एक बिल को वापस करना पड़ रहा है। फिर भी किसान भाइयों के लिए इस बजट में, हमारे जो अन्नदाता हैं उनके लिए इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान किया गया है। लगभग 3 करोड़ परिवारों को नल से जल के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं, जिससे कि नल से जल 3 करोड़ परिवारों को सीधे टोटी से जो है उनको पानी दी जाएगी। इसकी सुविधा का प्रावधान किया गया है। एमएसपी के जरिए 2.37 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा धन को। ये जो प्रक्रिया है अभी तक बिचौलियों के माध्यम से होता था, जिसमें कमीशन खोरों ने किसानों के पैसे को 50%, 60%, 40%, 10%, जिससे जितना ले सकते थे उतना कमीशन लेके उनको वापस करते थे। अब ये डायरेक्ट खातों में किसानों के जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का बिचौलिया कोई नहीं उनका शोषण कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस बजट में मुख्य बात है डिजिटल सर्विस और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की व्यवस्था की है। गंगा के किनारे जो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में गंगा एक्सप्रेसवे की बात की गई है, वहीं गंगा के किनारे 5 किलोमीटर की रेंज में जो लोग हैं उन लोगों के लिए एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए विशेष पैकेज का ऐलान इस बजट में किया गया है। कृषि विश्वविद्यालय जो देश में चल रहे हैं, सरकार ने ये बात कही कि कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की बात। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि वो जो है सिलेबस को पूरा परिवर्तित कर देंगे। ऐसा परिवर्तन जो कृषि से रोजगार को जोड़े, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को, और बजट जो ऐसी कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए जहां पे किसानों को अधिक से अधिक लाभ की व्यवस्था हो, इस तरह की प्रैक्टिकल जो इनपुट की चीजें उनको इनपुट करने की, सिलेबस में इनपुट करने की बात इस बजट में की गई है। उसके लिए इजराइल से सरकार ने सहयोग लिया और 150 गांवों को चिन्हित भी किया जा चुका है कि उन 150 गांवों में इजराइल जो कृषि तकनीकी अपने देश में अपनाया है, उसी प्रकार से भारत में उनकी तकनीकी को अपना के 150 गांवों को पहले चिन्हित करके उनको कृषि के तकनीकी को विकसित करके उन गांवों का विकास किया जाएगा। खेती की जमीन का डिजिटलाइजेशन करने का प्रावधान भी इस बजट में है और सिंचाई पेयजल योजना पर भी जोर इस बजट में दिया गया है। तिलहन का आयात जो होता है हमारे देश में, इस आयात को कम करने के लिए तिलहन उत्पादन पे सरकार ने जोर दिया है कि हम इसके उत्पादन को बढ़ाएंगे और जिससे कि हमको इसका आयात कम करना पड़े। रेलवे के सेक्टर को पहले जो है रेलवे का अलग से बजट पेश किया जाता था, लेकिन अभी इस बार गवर्नमेंट ने अपने बजट में रेलवे को भी शामिल करके और यह तय किया है कि आने वाले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत ट्रेन जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी की जो सुविधाएं हैं, उनके साथ उस ट्रेन को संचालित करने का काम 3 साल के अंदर उसका प्राविधान किया गया है। दूसरा जो रेलवे के लिए एक अच्छी खबर है कि 1 प्रोडक्ट 1 स्टेशन स्कीम सरकार जो है लाएगी। एक स्टेशन पे आप किसी स्टेशन पे जाइए तो वहाँ पे जो लोकल वहाँ का फूड है, वहाँ की क्राफ्ट है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए सरकार वहाँ पे उस स्टेशन पे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी, जिससे कि उस होस्ट पॉपुलेशन, वहाँ के लोकल सराउंडिंग जो लोग हैं, उन लोगों के जीवन में और रोजगार के अवसर उनके लिए बन सकेंगे। ये इस बजट में प्राविधान किया गया है। 2000 किलोमीटर की रेल का नेटवर्क को बढ़ाने का प्राविधान किया गया इस बजट में और रेलवे में पीपीपी मॉडल के तहत विकास करने की भी योजना है। रेलवे का जो पूंजीगत व्यय 2,40,00,000 करोड़ रुपए किया गया और स्टेशनों का ब्रांडेड उत्पाद
ब्रांडेड माल बेचने के लिए उसके लिए एक अलग से नियम बनाने की, ताकि इसमें किसी प्रकार की फोर्जरी ना हो सके, किसी प्रकार से धोखाधड़ी कस्टमर को ना हो, इसके लिए ये प्रावधान किया गया है। रेलवे छोटे किसानों से एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराकर नए प्रोडक्ट को वहाँ के लोकली वो प्रमोट करके स्टेशनों पर सप्लाई करने का काम करेंगे। ये गुड सेक्टर में रेलवे का विकास करने की भी योजना है। ये कुछ बिंदु हैं। रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। जो इस बार का रक्षा बजट है वो आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है कि हम अपने देश पे निर्भर हों जल्दी से जल्दी। इस वर्ष का जो बजट है वो 5,25,166 करोड़ रुपए का बजट है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% ज्यादा है। बजट का 68% रक्षा उपकरणों के लिए सरकार ने प्रावधान किया कि हम 68% जो है रक्षा उपकरणों पे खर्च करेंगे। नए हथियार, विमान आदि 1,52,369 करोड़ रुपए सरकार ने उसको अलग से किए हैं, और 2.33 लाख करोड़ का जो है जो वेतन के लिए रुपए दिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि वेतन के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी बजट में जोड़ दिया जाता था, उसको भी बजट में बताया जाता था, लेकिन जो कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है उस वेतन को अलग सरकार ने इस बार दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि शिक्षा के लिए हमारे पास बजट की कमी है। सरकार ने शिक्षा पे अच्छा योजना बना के काम कर रही है। बजट की जहां तक बात है, बजट उसके लिए भी आवंटित किए गए, लेकिन बंधुओं मैं आपको बता दूं, जो भारत की शिक्षा है हमको विचार करने की जरूरत है कि भारत की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति अंग्रेजों के आने से पहले हमारी शिक्षा का स्तर आज से अच्छा था। 4 लाख स्कूल हुआ करते थे यहाँ पे, हर गांव में स्कूल की परिकल्पना थी। आज जो है किस कदर अंग्रेजों ने हमारे शिक्षा के को नष्ट किया कि जिस समय वो छोड़ के गए उस समय हमारी जो शैक्षिक लेवल थी, जिसको कि केवल लिखने और साइन करने वाले को अपना हस्ताक्षर जो कर सकता था उसको शिक्षित माना गया था, वो केवल 6% रह गई थी, जो उनके आने से पहले 98% हुआ करती थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने के लिए इस डिजिटलाइजेशन युग में सरकार की योजना है कि ई एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। स्कूलों में हर क्लास में टीवी लगेगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। गांव-गांव के स्कूलों में इस योजना को लागू करने की योजना है। कौशल विकास के लिए ई पोर्टल शुरू किया जाएगा और 75 ई कौशल लैब की स्थापना करने का प्रावधान सरकार ने इस बजट में किया है। विज्ञान गणित में 750 वर्चुअल प्रयोगशाला की स्थापना के लिए सरकार ने इस बजट में प्रयास किया है कि इसको किया जाएगा। पीएम ई विद्या, एक कक्षा और एक टीवी चैनल के नाम से पीएम ई विद्या का शुरुआत करने की परिकल्पना की गई है। इस बजट में शुरुआत किया जाएगा। 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी और उन क्षेत्रीय भाषाओं में टीवी चैनलों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाई होगी। उनको उस अपनी भाषा में चैनल से पढ़ाई सुन सकते हैं, देख सकते हैं। डिजिटल इंडिया ई लर्निंग के लिए 40 करोड़ रुपया का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 200 ई विद्या चैनल का प्रावधान इस बजट में किया गया है। विदेशी यूनिवर्सिटियां जो अभी तक भारत में अपना शैक्षिक केंद्र नहीं खोल पाई हैं, उनके लिए इस बजट में एक सरकार ने प्रावधान किया है कि वो आए और आके भारत में अपने सेंटर खोले। उसको आसान किया है जिससे कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में भी अपना सेंटर खोल पाएंगी। और जो भारत से लोग जाके बाहर पढ़ने के लिए, केवल मैं बता दूं कि पंजाब से कनाडा और अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के नाम पे एक बहुत बड़ा आर्थिक संपत्ति जो है हमारी जो है कनाडा और अमेरिका को जाती है केवल पंजाब से। तो इस तरह के अगर सेंटर डेवलप होंगे तो
उस पर हमारी जो है रोक लगेगी। इन पैसे को जो है भारत में ही खर्च किया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण पे भी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान किए हैं। आंगनबाड़ी पोषण के लिए 20,263 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हेतु 25,172 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी के तहत ऑडियो वीडियो की सहायता से मदद करने के लिए जो गांव की महिलाएं हैं उनको सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्था कर रही है सरकार। जो महिलाओं का आभूषण बड़ा प्रिय होता है, तो आभूषणों पे भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी 5% कम की है, जिससे आभूषण सस्ते होंगे। पॉलिश किए हुए हीरे वगैरह पे भी जो है सरकार ने कस्टम ड्यूटी और टैक्स को जो है कम किया है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। एमएसएमई के सेक्टर में सरकार का बड़ा कदम उठाई है सरकार ने, और 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात इस पे किया है सरकार ने कि इस पे खर्च किया जाएगा। उद्योग के खर्चे के लिए 5.54 लाख से बढ़ाकर 7.55 लाख का प्रावधान इस बजट में किया गया है। निवेशकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए, सरकार प्रोत्साहित करने के लिए इस बजट में सरकार उनको मदद करेगी। कारपोरेट टैक्स को 18 से 15% कर दिया गया। कारोबार के व्यय के तौर पर आय और लाभों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसको सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। स्पोर्ट्स के लिए सरकार का एक अच्छा कदम है, क्योंकि जब स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। खेलो इंडिया का जो स्लोगन सरकार ने दिया, उसके पीछे यही एक सरकार की धारणा थी कि हम इनको मजबूती के साथ, खेल के साथ जो है युवाओं को अपने जोड़ के और राष्ट्र को स्वस्थ भारत की जो परिकल्पना है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें। तो खेल के बजट हेतु इस वर्ष सरकार ने 3,062 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए हैं कुल। और ओलंपिक और पैरामेडिकल ओलंपिक में सफलता के कारण बजट को बढ़ाने की बात कही है कि जो हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक और पैरामेडिकल ओलंपिक में अपना प्रदर्शन किया, उससे जो है राष्ट्र का जो नाम रोशन किया है, उस कारण से इस बजट को बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657.71 करोड़ को बढ़ाकर जो है अब 974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें पुरस्कार और प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है, जो पहले 245 करोड़ थी, अब 357 करोड़ का कर दिया गया है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे बजट के। इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में सरकार ने बड़ा काम किया, और जो रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, जो डिजिटलाइजेशन की बात कर रही है, इन सारी बातों का कहीं ना कहीं हमारे पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे ई पासपोर्ट की बात कर रही है सरकार, डिजिटलाइजेशन की जो बात कर रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे जो खर्च की बात कर रही है, इसके कारण एक अच्छा खासा जो है प्रभाव पड़ेगा। और निश्चित रूप से मैं इस बजट को 100 में 100 नंबर देता हूं, और भारत के लिए, यह चुनाव के लिए नहीं बल्कि आने वाले उन्नत भारत के लिए बजट है। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन पर विस्तृत प्रकाश डाला। जैसा कि सर ने बताया कि